क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कोई बात बोली और आपने उसको इमीडिएटली मान लिया और कुछ समय बाद जब आपने उस पर सोचा तो आपको ऐसा लगा कि मैंने इसकी बात क्यों मानी। कई बार आपके साथ ये भी हुआ होगा कि आपने किसी को कोई बात कही और उसने इमीडिएटली आपकी बात मान ली। दोस्तों, हमारे जीवन में हम हमेशा या तो किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंस होना या इन्फ्लुएंस करना दोनों भी कोई गलत बात नहीं है। हाउएवर, इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी हमको हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो अगर आप अपने जीवन में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनके जीवन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग के बारे में। आज हम समझेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है, किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस लोगों को कर सकते हैं, इसके पीछे का न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी क्या है। हमारी डे टू डे लाइफ में कंसिस्टेंटली हम या तो किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन ईदर केस, ना इन्फ्लुएंस करना खराब है, ना किसी से इन्फ्लुएंस होना बुरा है। अगर आप नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि मुझे भी अब से बहुत हेल्दी या स्ट्रांग होना है, अगर आप मैरी कॉम जैसी बॉक्सर को देखकर आपको ये लगता है कि मुझे भी उसकी तरह रेजिलिएंट होना है, सो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। सो इन्फ्लुएंस करना और इन्फ्लुएंस होना ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स में इन्फ्लुएंस का एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले होता है। 2017 में मैकेंजी की एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में उन्होंने ये समझा कि किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये स्टडी के लिए मैकेंजी ने कई सारे लोगों को कुछ क्वेश्चनायर्स भेजे और वो क्वेश्चनायर्स लीडरशिप के टॉपिक के आसपास थे। और उस क्वेश्चनायर के रेस्पॉन्स में उनको ये पता चला कि 43% से ज़्यादा लोग लीडरशिप में इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उनके हिसाब से इन्फ्लुएंसिंग एक ऐसी स्किल है जो लीडरशिप को इफेक्टिव बनाती है। अब ये जानकर हमको ये समझ में आ चुका है कि ऐसे लीडर्स जो इन्फ्लुएंसिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम उन लीडर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और ऐसे लोग जिनमें इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स डेवलप होती है वो आगे जाकर अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। अब ये इन्फ्लुएंसिंग हमको क्यों करना है और ये क्यों हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम उसको समझेंगे। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार हम अपने लीडर से कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मांगते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर हम इन्फ्लुएंसिंग में अच्छे हैं तो बहुत हाई चांस है कि हमको वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। एज ए लीडर हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ में अपने रोल्स प्ले करें। जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो इसके रिजल्ट को पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में जब हम लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमारी लाइफ और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और हम लोगों के साथ बेटर कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो अगर आप अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी हैबिट्स में चेंजेस आते हैं। हम अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में अगर कोई डिनर प्लान कर रहे हैं और ऐसे में अगर हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को प्रेफर करते हैं, तो हम अगर लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस करें तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका जो ग्रुप है वो आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से मानेगा। सो ये इन्फ्लुएंसिंग का रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। सो अब हम समझते हैं इन्फ्लुएंसिंग का न्यूरोसाइंस क्या है। सो इन्फ्लुएंसिंग में बेसिकली हमारे ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट न्यूरल यूनिट्स एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला यूनिट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चीज़ों को इवैल्यूएट करने में कि कौन सी चीज़ किससे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को मैं कितनी वैल्यू देना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सेकेंड यूनिट है वो है हमारा लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में भी स्पेशली अमिगडाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वो इमोशंस को प्रोसेस करता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इन्फ्लुएंसिंग कभी भी डेटा या नंबर्स या लॉजिक से काम नहीं करता है।
इन तीनों चीज़ों के साथ साथ इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए जब भी इन्फ्लुएंसिंग में अगर अमिगडाला एक्टिवेट हो रहा है तो इन्फ्लुएंसिंग के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो तीसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है वो है हमारा डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो हमारे रिवॉर्ड पाथवेज है। तो जब भी हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसमें एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है डोपामीन का। सो अगर मैं किसी इंस्पायरिंग फिगर को देखता हूँ, अगर मैं किसी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखता हूँ, या मैं किसी बहुत हाईली इफेक्टिव स्पीकर से मिलता हूँ, या मैं किसी बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन से मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डोपामीन का सर्ज होता है जो मुझे मोटिवेट करता है कि कुछ ना कुछ मैं भी ऐसा करूं जो उनसे सिमिलर हो। सो ये हमारे रिवॉर्ड जो पाथवेज होते हैं उनका रोल होता है। एक स्टडी हुई थी 2015 में जिसमें UCLA के न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ स्टडीज की थी, जिसमें वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे अराउंड हेल्दी हैबिट्स। तो उन्होंने यहाँ पे 2 तरीके के मैसेजेस सेंड किए थे। 50% ऑफ द मैसेजेस वर अराउंड नंबर्स, कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपको टाइम पे सोना चाहिए, और वो बेसिकली लॉजिक बता रहे थे कि ऐसा क्यों करना है आपको। The other 50% was around emotional cues, जहाँ पे कुछ डेटा था लेकिन उसके साथ में उसके इमोशनल बेनिफिट्स बताए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोक करेंगे तो उसका आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप कम सोएंगे तो कैसे वो आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। और उन सबके जब fMRI स्कैन्स हुए ब्रेन के, तो ये पता चला कि वो मैसेजेस जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम्स को भी एक्टिवेट कर रहे थे, हमारे रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट कर रहे थे, और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे थे, उन मैसेजेस का ज्यादा इम्पैक्ट था। तो इससे हमको पता चला कि इन्फ्लुएंसिंग में ये तीनों भी जो हमारे न्यूरल सर्किट्स है ये एक्टिवेट होते हैं, तो वो मैसेज ज्यादा इफेक्टिव होता है और लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम न्यूरोसाइंस से साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम रॉबर्ट कैल्डिनी की रिसर्च को समझेंगे, विच टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसमें उनका जो सबसे पहला प्रिंसिपल था, इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वो हमसे इन्फ्लुएंस होने के चांस ज्यादा होते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, इन्होंने एक स्टडी की थी, और ये स्टडी इन्होंने अमेरिका में की थी अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, जहां पे इनके जो रिसर्चर्स थे वो असल में वेटर्स का काम कर रहे थे। और ये लोग क्या करते थे, इन्होंने लोगों के टिप्स देने का जो परसेंटेज था उसको कैलकुलेट किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने सिर्फ बिल्स दिए, कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिनको उन्होंने बिल्स के साथ साथ में एक सिंगल मिंट भी दिया था। इन्होंने नोटिस किया कि जिन कस्टमर्स को बिल के साथ में एक सिंगल पीस ऑफ मिंट मिला, उन्होंने 3% ज्यादा टिप किया था। थर्ड सिनेरियो में इन्होंने बिल के साथ में 2 मिनट दिए थे। इन्होंने नोटिस किया कि जिनको बिल के साथ में 2 मिनट मिला, इन कस्टमर्स में 14% ज्यादा टिप्स दिए। फोर्थ सिनेरियो में इन्होंने कस्टमर को पहले बिल के साथ में एक सिंगल मिनट दिया और बाद में वो थोड़ा सा आगे चले गए और देन दे टर्न्ड अराउंड और वापस घूम के उन्होंने एक और मिनट दी, और वो मिनट देते टाइम कहा कि बिकॉज यू आर एक्स्ट्रा स्पेशल तो मैं आपको एक और मिनट दे रहा हूँ। इस केस में उन्होंने नोटिस किया जो टिप थी वो 23% हायर थी। सो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल है, और ये हमको बताता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, नाउ इट डजंट मीन कि वो फिजिकल चीज हो, इट कुड बी एज सिंपल एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट देते हो, या आप किसी के किसी एक्शन को अप्रिशिएट करते हो, या आप सिर्फ एक सिंगल नॉड करते हो जिससे कि सामने वाले को पता चले कि आपके इस एक्शन को मैंने देख लिया है, मैंने इसको नोटिस किया है, तो भी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट को लेकर। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक बहुत ही सिंपल सा रादर एक ऐसा साइन बोर्ड बनाया जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, और उसके ऊपर लिखा था ड्राइव केयरफुली। और ये इन्होंने लोगों को दिया कि आप अपने घर के आगे लगाएं जिससे कि ये रोड से जो भी जाए वो केयरफुली ड्राइव करे। तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ही कम थी। अब उन्होंने क्या किया, सेकेंड फेज में कुछ दूसरे घरों को सिलेक्ट किया
और इनको ना एक सिंपल सा स्टिकर दिया कि ये आप अपने घर के आगे बस चिपका दो, छोटा सा स्टिकर जिस पे ड्राइव केयरफुली लिखा है। उस स्टिकर को हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो स्टिकर लोगों के घर के आगे लग गया। 2 हफ्ते के बाद में वो सेम बोर्ड्स वो उन लोगों के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये बोर्ड भी अगर हम लगा देंगे तो ये मैसेज और अच्छे से जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोगों ने उन बोर्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आता है कि जब हम किसी से छोटे लेवल पे कमिटमेंट ले लेते हैं तो फिर हम उनसे बड़े एक्शंस भी आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज लीडर्स, अगर आप किसी भी प्लान को प्रेजेंट करते हो अपनी टीम के आगे और आप उनको पहले माइक्रो गोल्स दिखाते हो कि यू नो व्हाट, अगले 1 महीने में हमको सिर्फ इतना काम करना है, देयर इज अ हायर चांस कि वो बड़े गोल की तरफ आगे जाके मोटिवेट होंगे। सेम थिंग अप्लाइज टू योर होम। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तो आप ये मत कोशिश कीजिए कि मैं स्ट्रेट अवे अब डिनर में उनको एक सैलेड का बोल दे दूं और वो पूरा का पूरा बोल खा जाए। रादर जो चीज़ें उनको पसंद है उसके साथ में आप 1 या 2 वेजिटेबल्स ऐड कर दें। आप क्रिएटिवली धीरे धीरे और ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें। धीरे धीरे आप उनके जो ईटिंग हैबिट्स है उसको चेंज करें, स्नैकिंग को चेंज करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे कि वो लोग अभी आपके जो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आस्क्स हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि एट सम पॉइंट ये एक बोल ही सैलेड का पूरे डिनर में ख़त्म कर दें, वो भी होने लगेगा। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है सोशल कन्फर्मिटी का। ये बेसिकली एक 1950 में एक स्टडी हुई थी जिसमें सोलोमन एश ने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप ऑफ एक्टर्स में वो पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाते थे और उन पार्टिसिपेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे उन पे आपको अग्री या डिसअग्री के आंसर देने हैं और बाकी के एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको जबरदस्ती रॉन्ग आंसर्स देने हैं। और उन्होंने नोटिस किया कि जब ग्रुप में मेजॉरिटी जो एक्टर्स हैं वो लोग रॉन्ग आंसर देते थे तो 75% ऑफ द टाइम जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो ग्रुप की बात को मान लेते थे। इससे हमको ये समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए सोशल सेटिंग्स, सोशल कन्फर्मिटी बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टीम में अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उस समय अगर आप ये बताते हो कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, देयर इज अ हायर चांस कि बचे हुए लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाउएवर, इसका एक दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड ये है कि कहीं हम सिर्फ इसीलिए तो कोई चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे बिकॉज मेजॉरिटी उस चीज़ को मानती है। सेकेंडली, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी उस चीज़ को मानती है इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सही है। सो ये 2 एस्पेक्ट्स है इन्फ्लुएंस करने के और इन्फ्लुएंस होने के। जो चौथा प्रिंसिपल है, इट टॉक्स अबाउट अथॉरिटी फिगर। अब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टडी थी। इन द ईयर 1960 मिलीग्राम ने ये एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के हाथ में एक बटन दिया था और वो जो बटन था उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक वोल्ट सिलेक्टर था और उन्होंने कहा कि आपके सामने जो लर्नर्स है ये सब कनेक्टेड हैं एक इलेक्ट्रिक वायर से और ये वायर उनको शॉक देगा। जब भी आप बटन दबाएंगे तो ये वायर उनको शॉक देगा। सो जब भी एक लर्नर गलत आंसर देता था और जो अथॉरिटी फिगर था, जो साइंटिस्ट थे जो अपना लैब कोट सब पहनकर वहाँ पे बैठे थे, वो उनको सिग्नल देते थे कि ये गलत आंसर है, तो वो लोग शॉक का बटन दबाते थे। अब एक्चुअली शॉक पास नहीं हो रहा था, बट दे रियलाइज्ड कि एक पार्टिसिपेंट जो ये जानता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक कितना अनकंफर्टेबल होता है, कुछ केसेस में थोड़ा पेनफुल भी होता है, उसके बावजूद क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने उनको ये कहा था कि आपको रॉन्ग आंसर पे बटन दबाना है, तो वो लोग बटन दबा रहे थे। इसका मतलब है कि जब आप अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर दिखाते हैं, इट मीन्स इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्सपीरियंस लेवल क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं ड्रेसअप किस तरीके से हो रहा हूँ, मैं अपने आप को आपके आगे प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें मुझे एक अथॉरिटी फिगर बनाती हैं तो एक बहुत हाई चांस है कि मेरी बोली हुई बात को आप मानेंगे। भले ही शायद आप उससे पूरी तरीके से कन्विंस ना हो, लेकिन फिर भी जो मैं बोलूँगा आप वो चीज़ करेंगे। जो 5वां प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग।
इसका मतलब है हम उन लोगों की बात को जल्दी मानते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। अब पसंद किन बेसिस पे करते हैं? सबसे पहला बेसिस है सिमिलैरिटी। ओके, सो हम बार बार ये सुनते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये मैग्नेट्स पे अप्लाई होता है, ह्यूमन बींग्स पे नहीं। ह्यूमन बींग्स हमेशा उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमसे सिमिलर होते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो ऐसा लगे कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। ये लाइकिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सो ये चीज़ उन्होंने नोटिस की कि जब उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई रियल एस्टेट एजेंट्स की, उसमें एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट थी कि ये घर किस तरीके का है, इसमें कितने रूम्स है, इसका क्या साइज़ है, इसकी लोकेशन क्या है। और जो दूसरी स्क्रिप्ट थी उसमें शुरुआत में एक स्मॉल टॉक का सेक्शन था जहां पर आने वाले कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को वो लोग स्टडी करते थे और उन प्रोफाइल के बेसिस पे जो एजेंट होते थे वो अपना एक इंट्रोडक्शन देते थे जिसमें वो कस्टमर के बैकग्राउंड के साथ अपने बैकग्राउंड को मैच करने की कोशिश करते थे। जैसे कि मेरा बर्थ उसी एरिया में हुआ है जहाँ पे आपका हुआ है, जैसे कि मेरे पास में भी वही कार है जो आपके पास में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक सिमिलैरिटी स्ट्राइक हो रही थी। एट द सेम टाइम क्योंकि सिमिलैरिटी थी इसलिए लाइकिंग थी। दे नोटिस्ड कि जो सेकेंड स्क्रिप्ट थी जहाँ पे स्मॉल टॉक का सेक्शन था वहाँ पे सेल्स इफेक्टिवनेस वाज 90% हायर। सो ये प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो सिक्स्थ और फाइनल प्रिंसिपल है इन्फ्लुएंसिंग का, वो प्रिंसिपल है स्केर्सिटी। यहाँ पे रॉबर्ट कैल्डिनी ने सुपरमार्केट्स में कुछ सेक्शन में ऐसी चीज़ें लिखी जो कस्टमर को ये बताएं कि ये चीज़ ना बहुत कम है, और जैसे ही कस्टमर ये चीज़ से कन्विंस हो गए कि ये चीज़ की स्केर्सिटी है, उन्होंने नोटिस किया कि जो सेल्स थी वो 60% हाई हो गई थी उन चीज़ों की। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, वर्ड्स जैसे सेलिंग फास्ट, वर्ड्स जैसे फाइनल फ्यू पीसेस, या वर्ड्स जैसे लिमिटेड स्टॉक। जब इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल हुए तो उन चीज़ों की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप नोटिस करेंगे काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग जो ऑनलाइन सेलिंग साइट्स है वहाँ पर भी हम ये चीज़ नोटिस करते हैं, जहाँ पे आप कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करते हो और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि फाइनल फ्यू पीसेज लेफ्ट या फिर ओनली 1 पीस लेफ्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अभी फास्ट एक्ट करोगे कि कहीं ये चीज़ मेरे से छूट ना जाए, आप इमीडिएटली उसको बाय करोगे, आप वो ट्रांजैक्शन एंड करोगे। सो दिस इज एक्चुअली अ वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। सो इन्फ्लुएंसिंग में दो बहुत की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इमोशनल, दूसरा रैशनल। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, रैशनल अलोन विल नॉट इन्फ्लुएंस पीपल, सेम वे इमोशंस अलोन विल नॉट इन्फ्लुएंस पीपल। तो जब भी हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो एक लॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसका, और उसको हम पैकेज करते हैं इमोशनल एस्पेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आपने कार क्यों खरीदी, तो उसमें बहुत कम बार ये होता है कि बिकॉज उसकी कोई यूटिलिटी है, बिकॉज उसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि मैं मेरी फैमिली के साथ में कोई ट्रिप्स करना चाहूँगा, या फिर मैं कहीं पे जाके उससे शो ऑफ करना चाहूँगा। मुझे खुद पर्सनली ऐसा फील होगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया जब मैं कार ले लूँगा। सो ये जो एस्पेक्ट्स है ना, ये ओवरराइड कर देते हैं रैशनल्स को। इनफैक्ट एक स्टडी में प्रूव हुआ था कि हमारे 80% से ज़्यादा जो बाइंग डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं रादर देन रैशनल। इनफैक्ट जब से बाइंग सिंपल हो गई है, जब से ऐप्स आ गई है हमारे पास में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तब से बाइंग इंक्रीज हो गई है। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमको एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन चेक करते हैं और फिर सडनली वो चीज़ जो शायद मुझे नहीं चाहिए थी वो मुझे समहाउ डिज़ायरेबल लगने लगती है कि ये तो ले लेना चाहिए, क्या पता अगली बार ये चीज़ इस प्राइस पे मिले ना मिले। ऑलराइट, सो देयर आर दीज टू एस्पेक्ट्स टू इन्फ्लुएंस। अब हम हमारे उस पार्ट पे आएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लुएंस आपको करना कैसे है। क्योंकि हम अभी तक इन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, उसका न्यूरोसाइंस समझ चुके हैं, उसकी साइकोलॉजी समझ चुके हैं।
अब उसके एक्शनेबल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनकी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि वो लोग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे ये उनके डिस्कशंस में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। सेकेंडली, लिसनिंग एक और चीज़ करता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जब आप कुछ बोल रहे हो और आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ तो जनरली आपके मन में ये आता है कि ये एक अच्छा इंसान है, आपके मन में मेरे लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आ चुकी है। जो सेकेंड बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो है स्टोरी टेलिंग। इन्फ्लुएंसिंग में स्टोरीज बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है, बिकॉज स्टोरीज हम सबको रैशनल और इमोशनल दोनों लेवल पे कनेक्ट करती है। ऑल्सो स्टोरीज एक थर्ड पर्सन से रिलेटेड होती है, तो हमारे लिए स्टोरीज को एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हम इन्वॉल्व नहीं है। जो तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे वो ये है कि आप उनको एक एंड रिजल्ट दिखाएं कि जब हम ये सब एक्शन लेंगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा। ये रैशनल पार्ट है, बट इसका इमोशनल पार्ट क्या है कि जब आपको ये रिजल्ट मिलेगा तो आपको फील क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको एक कार सेल्समैन मिलता है तो आपको कार के बारे में तो बताता है, लेकिन साथ में आपको ये भी बताता है कि सर आप टेस्ट ड्राइव पे ना अपनी फैमिली को साथ में लेकर आइए। ये एक बहुत क्लासिक सेलिंग टेक्निक होती है, क्योंकि जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ में तो आप इमेजिन करते हो कि जब मैं ये कार खरीद लूँगा और फिर एज अ फैमिली जब हम इसको कहीं पर लेकर जाएंगे तो मुझे क्या फील होगा। एंड बिकॉज दैट फीलिंग इज़ वेरी प्लेजेंट, वो आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट करता है। अब ये सेम रूल आप एज अ लीडर अप्लाई कर सकते हो कि हमारा ये क्वार्टरली टारगेट है, अगर ये टारगेट अचीव होगा तो डेफिनेटली हम ये प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन ये प्रॉफिट के साथ में हमें ये फील होगा कि जो हमने सोचा नहीं था वो हमने करके दिखाया। हम बेसिकली एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस होती है वो लोगों में कमिटमेंट लेकर आता है। नाउ दिस एग्जाम्पल इज नॉट ए डिजायरेबल एग्जाम्पल, बट ये एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। जब हिटलर ने जर्मनी को लीड करने की कोशिश की थी, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ जिसके पीछे पूरा जर्मनी मोटिवेट हो गया कि हमको पूरी दुनिया पे रूल करना चाहिए? इट वॉज बिकॉज हिटलर ने उनको एनविजन करवाया कि इसका मतलब क्या होगा। उसने लोगों को एनविजन करवाया कि वो पावर से हम क्या कर सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेवल पे काम करती है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ये डिसाइड करता है कि मुझे इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं होना है। वहीं पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का हमारे आगे एग्जाम्पल है जो लेट श्री रतन टाटा का है। ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड मोटिवेटेड सो मेनी पीपल वाइल रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे प्रॉफिट एक तरफ है लेकिन उसके साथ में उनका सोशल इम्पैक्ट इतना पावरफुल है। सो हम सबके लिए ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि हम किसको अपना इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, हम उस इन्फ्लुएंसर की कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बिकॉज आप जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट भी बनता है। दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, इसीलिए आपके रिलेशनशिप्स में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मैनिपुलेशन से आपको कभी भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाउएवर इन्फ्लुएंसिंग अगर आप करते हो तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट होते हैं, बिकॉज इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इंटेंशन ही इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। सो हम अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और अगर हमारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि हमको ये समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंस करते टाइम हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन एक और जो बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है आपके कम्युनिकेशन का। आप जब भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो आपको क्या करना है, आपको उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट असल में एक बहुत क्रिटिकल इमोशनल क्यू क्रिएट करता है। जब हम लोगों के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो लोग हम पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, समहाउ हमको ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। दैट्स वन पार्ट। अब ट्रस्ट, फियर
और एक्साइटमेंट, ये 3 ऐसी चीज हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट एक सोशल एस्पेक्ट है, प्लस ट्रस्ट की वजह से ऑक्सीटोसिन भी हमको मिलता है जो एक बहुत पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। फियर, क्योंकि हम सब मोटिवेटेड होते हैं इस चीज से कि मुझे क्या चीज मेरे जीवन में अवॉइड करनी है। और एक्साइटमेंट, बिकॉज हर कोई अपने जीवन में एक्साइटमेंट चाहता है, इसीलिए लोग थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं, इसीलिए लोग थोड़े बहुत रिस्क्स भी लेते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमको फिर से जिंदा फील करवाता है कि हम अभी भी जिंदा हैं। सो ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंसिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हमारे इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स को बहुत वीक बनाती है, और वो सबसे पहली मिस्टेक है कि हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। देखो, इन्फ्लुएंसिंग और कन्विंसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है टाइम फ्रेम का। जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम उनको एक टाइम देते हैं कि आप अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर मेरी बोली हुई बात को टेस्ट करके देखो, और वो जब आपके वैल्यू सिस्टम पे बिल्कुल खरी उतरती है तो आप मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो जाओ। कन्विंसिंग ऑन दी अदर हैंड इज, जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। नाउ देयर कैन बी लॉजिक अप्लाइड टू इट, हाउएवर जो कन्विंसिंग में इमीडिएट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग हमसे कन्विंस नहीं होते। हम आए दिन लोगों को आर्ग्यू करते हुए देखते हैं, हम टेलीविजन पे डिबेट्स देखते हैं, क्यों कोई भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है? बिकॉज हर कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है कि मैं सिर्फ अगर डेटा किसी को बताऊं और मैं उसके साथ में उसके पर्सनल बेनिफिट्स और उसके इमोशनल क्यूज अगर ऐड ना करूं तो वो लोग मुझसे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले। तीसरी चीज है, अगर मैं मेरे बेनिफिट के लिए किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूं तो वो कभी भी मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, और अगर वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो भी गए तो वो रिलेशनशिप के कॉस्ट पे वो लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे। सो ये कुछ मिस्टेक्स है जिनसे हमको हमेशा बचना है अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो। फाइनली मैं आपसे सिर्फ यही चीज कहूंगा, इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, भले ही हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में कहीं हम लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, ये हमारा जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं हम कोई सच्चाई छुपाकर लोगों को कोई गलत फैक्ट्स तो नहीं बता रहे, या फिर हम लोगों को कहीं पार्शियल फैक्ट्स तो नहीं बता रहे जिससे कि वो हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। इन चीजों का हमको हमेशा ध्यान रखना है। और ये सब कुछ करते हुए हमको ये भी याद रखना है कि भले ही मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस ना हो, और अगर वो मुझसे इन्फ्लुएंस ना भी हो तो भी हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारी रिलेशनशिप फिर भी उतनी ही क्रिटिकल है। क्योंकि आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप क्या पॉइंट्स रख रहे हो, ये सब चीजें लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो लोग एक चीज कभी नहीं भूलेंगे, वो ये कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन्फ्लुएंस इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिलेशनशिप्स। थैंक यू।